नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। वैश्विक अस्थिरता के बीच पूरे विश्व की नजर थी और इन सब के बीच वी डिड इट कहा जब उर्सुला वॉन डर लेयन ने, और ये यूरोपियन यूनियन के साथ भारत का फ्री ट्रेड अग्रीमेंट हो गया है, तो उसमें जो मुख्य तौर पर जिसने काम किया वो मेहमान आज हमारे साथ आज तक पर जुड़ रहे हैं। वाणिज्य मंत्री जी पीयूष गोयल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज तक पर। पिछली बार जब आपका इंटरव्यू कर रहे थे तो आप बहुत उस वक्त आशावान थे कि ये फ्री ट्रेड अग्रीमेंट आप कर लेंगे यूरोपियन यूनियन के साथ। उस वक्त भी 2-3 ट्रेड अग्रीमेंट्स हुए थे। मेरा पहला प्रश्न आपसे यही होगा जो जनता जानना चाहेगी, क्योंकि इसको मदर ऑफ ऑल डील्स कहा जा रहा है, कई सारी बातें हैं, लेकिन कोई भी डील, कोई अग्रीमेंट होता है तो देखा जाता है कि हमने उसमें क्या क्या फायदा अपने देश के लिए लिया। तो 5 ऐसी बड़ी बातें, पहले तो आपको बधाई इसके लिए, और 5 बड़ी बातें कि भारत के लिए आपने इस एफटीए से क्या अलग हासिल किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। और वास्तव में भारत के अर्थव्यवस्था के लिए ये बहुत अहम साबित होगा। आगे चल के इसके बड़े प्रमुख लाभ आएंगे, पर अगर कुछ विषयों पे हम गौर करें तो सबसे बड़ा जो लाभ, जैसे ये इम्प्लीमेंट हो जाए इस साल के और 6-8 महीने बाद, हमारी जो लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज है, मैन्युफैक्चरिंग, जो लोग नौकरियां सबसे ज्यादा देने की संभावना रखते हैं, टेक्सटाइल्स हो, गारमेंट्स, होम डेकोर, लेदर, स्पोर्ट्स वेयर, टॉयज, स्पोर्ट्स गुड्स, मरीन, फिशरीज, एग्रीकल्चर, कृषि का क्षेत्र, इन सब में तुरंत पहले दिन से इंपोर्ट ड्यूटी, यूरोप में जब जो भी हम सामान भेजते हैं उस पे कर 0 हो जाएगा, टैक्सेस 0 हो जाएंगे। तो एक प्रकार से हमें प्रेफरेंशियल एक्सेस मिलेगा 27 देशों की मार्केट में। तो अभी जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसमें लगभग 99% ऐसे सामान होंगे जो टैक्स फ्री हो जाएंगे निशुल्क। ओवरऑल तो 99% होंगे ही, लेकिन लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री में तो सबसे ज्यादा फायदा होगा। लेबर इंटेंसिव हमारा जो माल वहां पे जाता है उसमें पहले दिन से ही आपको कोई टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। उससे जो नौकरियों की संभावना, रोजगार बढ़ेगा, व्यापार बढ़ेगा, निवेशक आएंगे, जो फैक्ट्रियां लगने की संभावना होगी। टाटाज के चेयरमैन का मैं परसों ही वक्तव्य देख रहा था कि हंड्रेड्स ऑफ फैक्ट्रीज विल कम अप। भारत में बड़े पैमाने पे निवेश आ सकता है। मैं समझता हूँ सबसे बड़ा लाभ तो तुरंत इस प्रकार से हमें हमारे लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स में मिलेगा। एक इस पूरे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की खासियत यह है कि हमारे जो जो सेंसिटिव सेक्टर्स हैं, जिन क्षेत्रों में हमें अपना बाजार खोलना नहीं है, उसमें हमने कोई ऐसे क्षेत्र में बाजार खोला नहीं है। आप डेयरी ले लीजिए, दूध और दूध के उत्पादन, आप चावल, अनाज, चावल, गेहूं, दालें, कोई भी इस प्रकार का, मक्का, सोया, ऐसा कोई वस्तु नहीं है जहां पे हमारे कृषि क्षेत्र को नुकसान हो सके जिस पे हमने खोल दिया है मार्केट। और अगर किधर छोटा मोटा कोई कोटा दिया तो बड़ा समझदारी से दिया है। कुछ लोगों ने सेब के बारे में बात की। अब आज भी 6 लाख टन सेब भारत में इंपोर्ट होता है, आयात होता है। वो 6 लाख टन पे 50 रुपए मिनिमम इंपोर्ट प्राइस है और 50% ड्यूटी, यानी 25 रुपए। तो 75 रुपए का प्रोटेक्शन हमने हमारे यहाँ के किसानों के लिए निर्धारित कर रखा है। उसके बावजूद क्योंकि डिमांड ज्यादा है तो 6 लाख टन, 5 से 6 लाख टन इंपोर्ट होता है। यूरोपियन यूनियन अकेले से 1.25 लाख टन इंपोर्ट होता है। ऐसे में हमने यूरोपियन यूनियन को एक छोटा कोटा दिया है, 45-50 हजार टन का शुरू में, और थोड़ा थोड़ा बढ़ेगा, पर कभी भी हमारे जो आज इंपोर्ट हो रहे हैं उससे कम ही रहेगा। और उसमें मिनिमम इंपोर्ट प्राइस 80 रुपए रखी है, 16 रुपए ड्यूटी रखी है, तो 96। तो आज की जो 75 रुपए का किसानों को प्रोटेक्शन है, उसके बदले 96 का प्रोटेक्शन दिया है, जो कोटा दिया है उसमें। तो एक प्रकार से हर चीज को बड़ी सोच समझ के खोला गया है। ईयू और हमारी कॉम्प्लीमेंट करती है इकोनॉमीज, एक दूसरे की स्पर्धा नहीं है हमारे बीच में। जो चीजें हम उनको दे सकते हैं वो हम कभी बना ही नहीं पाएंगे, और जो चीजें वहां से आती है
वो भारत के लिए आवश्यकता है, हमारे उपभोक्ताओं को लाभ होगा उसका, तो उसको दृष्टिकोण में रखते हुए सब सेंसिटिव आइटम्स को बाहर रखा है और स्पर्धा के बदले कॉम्प्लीमेंट्री आइटम्स में दोनों देशों का व्यापार बढ़ेगा। तीसरी एक बहुत बड़ी चीज है कि उनके यहाँ पे लोगों की बड़ी कमी है, तो एक मोबिलिटी एग्रीमेंट भी इसके साथ किया गया है जिसमें अलग अलग देश के लिए रास्ता सरल कर दिया गया है कि उनको जो लीगल इमिग्रेशन चाहिए, आज यूरोप के देशों में एजिंग पॉपुलेशन है, उनको युवा युवतियों की आवश्यकता है, उन्हें स्किल और टैलेंट की जरूरत है, उसके लिए रास्ता खुल जाएगा कि लोग वहां जाके सेवा कर सके और कमाई भी अच्छी करेंगे, अपने यहाँ के परिवार का भी ध्यान रखेंगे, वहां सीखेंगे भी और सीख के भारत में आके अच्छी सेवा कर पाएंगे। हम चाहते हैं ये शॉर्ट टर्म के लिए जाए, अल्टीमेटली अपने देश की सेवा करें। जो स्टूडेंट्स पढ़ने जाते हैं, आज 1.25 लाख स्टूडेंट है, ये भी नंबर बढ़ेगा। साथ में ड्यूअल डिग्रीज के लिए ये भी बातचीत की है, उनके कैंपसेस भारत में आए, पर जो भी स्टूडेंट्स वहां पढ़ने जाएंगे उनको 9 महीने का गारंटीड वर्क वीजा मिलेगा। उस पीरियड में वो वहां पे नौकरी ढूंढ सकते हैं, तब तक लैंग्वेज सीख लेंगे, तो एक प्रकार से उनको भी वहां पे अवसर खुल जाएंगे। कई ऐसी चीजें हैं जहां पे निवेश भारत में आवश्यकता है और टेक्नोलॉजी भारत में आवश्यकता है, उसके लिए भी यहाँ पे मार्ग और प्रशस्त हो, उनकी निवेश से यहाँ पे मैन्युफैक्चर हो चीजें जो भारत की भी जरूरतों को पूरा करे, कई चीजों में यूरोप की जरूरतों को पूरा करेगा और साथ ही साथ एक रास्ता खोलेगा अंतरराष्ट्रीय बाजारों में, एशिया, लैटिन अमेरिका, अफ्रीका, इन देशों में यहाँ से एक्सपोर्ट हो पाए। और अगर एक 5वां विषय में आपके दर्शकों को बताऊं तो मेरे ख्याल से इस एग्रीमेंट में जो इसके साथ साथ एफटीए के साथ साथ जो डिफेंस पार्टनरशिप की गई है, उनके पास टेक्नोलॉजीज है लेकिन उनके पास फैक्ट्रियां नहीं है, लोग नहीं है, उनकी फैक्ट्रियां भारत में लगे, उनकी टेक्नोलॉजी भारत में इम्प्लीमेंट हो जिससे भारत भी आत्मनिर्भर बने, उनकी भी जरूरतें पूरी कर सके, अलग देशों में भी हम भेज सके। तो ये जो विजिट है ये बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस रखता है, इसकी कूटनीति में बहुत प्रमुख योगदान रहेगा। डिफेंस, मोबिलिटी, आरबीआई की भी एक एग्रीमेंट की गई है ईयू के सेंट्रल बैंक के साथ, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, एक होलिस्टिक। वो आरबीआई के साथ क्या? आरबीआई के साथ एक इंटर बैंक जो ट्रांसफर्स होते हैं, हाँ। उसकी एक अड़चन है, कुछ समय से चल रही थी, उसका भी एमओयू इस विजिट के दौरान। यूरो रूपी ट्रांसफर इससे रिलेटेड है क्या? ये रिलेटेड है, जो इंटर बैंक एक्सचेंज होता है उससे रिलेटेड है और वो भी वर्षों से पेंडिंग था, वो भी पूरा। जी, आपने भी कहा कूटनीति की बात, तो इसी से मेरा अगला प्रश्न है कि क्या कई सारे एनालिस्ट मानते हैं कि जो डोनाल्ड ट्रंप ने अतिरिक्त 25% टैरिफ लगाया और जो लगातार वो भारत के और सरकार के खिलाफ बोलते रहे, इस वजह से ये जो डील है ये स्पीड अप हुआ, इसमें कितनी सच्चाई? मुझे लगता है, मैंने कई बार ये स्पष्ट किया है कि हर डील अपने पांव पे खड़ी होती है, हर डील की अपनी विशेषताएं होती है, हर डील में हमें देखना पड़ता है, हर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में हमें क्या मिल रहा है, उन्हें क्या दे सकते हैं, दोनों को लाभ कैसे हो। देखिए, डील फेयर और बैलेंस नहीं हो तो कभी चल नहीं सकती, ताली तो 2 हाथ से ही बजती है, दोनों तरफ को लाभ होना चाहिए। हम जो लाभ देते हैं हमें उसका इक्विवेलेंट लाभ हमें भी मिलना चाहिए, तभी डील पूरी होगी। और हमने हर एक डील में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 8 फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुए, सब के सब डेवलप्ड कंट्रीज, विकसित देशों के साथ, जिसमें हमारी स्पर्धा कम, कॉम्प्लीमेंटरिटी ज्यादा है, दोनों तरफ को लाभ है। 37 विकसित देशों को हमने इससे कवर किया, हमारे लिए 37 विकसित देशों की मार्केट खुली है। तो आप कल्पना करिए कितना बाजार, बड़ा बाजार भारत को मिलेगा। 27 देश नहीं, 37 देश, 27 तो ईयू डील में, वाले 4 एफ्टा के साथ, एफ्टा डील में स्विट्जरलैंड, लिechtenstein, आइसलैंड और नॉर्वे, तो 31 और 6 और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुए हैं, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ओमान, यूएई, यूके और मॉरिशस। तो एक प्रकार से आपने यूरोप तो पूरा कवर कर लिया,
ओशियानिक रीजन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड होने से कवर कर लिया। अब हमारी बातचीत चिली से चल रही है, जिससे क्रिटिकल मिनरल्स में हमें लाभ होगा। हमारी बातचीत यूएसए से चल रही है, देश का, दुनिया का सबसे बड़ा बाजार। हमारी बातचीत मर्कोसूर देशों से चल रही है, तो लैटिन अमेरिका कवर होगा। आगे चल के साकू से करेंगे, जल्द ही कनाडा का लॉन्च करने जा रहे हैं। तो एक प्रकार से विश्व में जो विकसित देश है, विशेषकर उनके साथ हम अपने संबंध बढ़ा रहे हैं, जिससे भारत, विकसित भारत 2047 की तरफ और गति पकड़ेगा और तेजी से प्रधानमंत्री मोदी जी की रिफॉर्म एक्सप्रेस आगे बढ़ेगी और भारत के लोगों में सुख, समृद्धि और आगे एक अच्छा जीवन बिताने के लिए नए अवसर खुले। बजट को भी रिफॉर्म एक्सप्रेस कहा जा रहा है, मैं उस पर आऊंगी, लेकिन दो जल्दी जल्दी प्रश्न जो छूट गए। एक तो अमेरिका को लेकर, अब डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि इंडिया हैज इमर्ज्ड ऑन टॉप इन दिस ट्रेड डील, मतलब कि भारत ज्यादा फायदे में रहा है यूरोपियन यूनियन के साथ इस ट्रेड डील में। आपको क्या लगता है, क्यों कह रहे हैं? वैसे तो लड़ाई लगा रहे हैं माननीय राष्ट्रपति ट्रंप जी ने नहीं कहा है, ये आकलन उनके एक मंत्री का है जी। और मैं मानता हूं कि कोई भी डील में कोई ऑन टॉप नहीं होता है। जब तक डील, मैंने पहले भी कहा, जब तक दो तरफा लाभ नहीं हो और बैलेंस नहीं हो। मेरा ये फेवरेट वाक्य रहता है जब भी मैं कोई एफटीए शुरू करता हूं कि एफटीए हैज टू बी फेयर, इक्विटेबल एंड बैलेंस्ड। दो तरफा लाभ हो, दोनों को लाभ हो, दोनों को इसकी वजह से उनके अपने लोगों के लिए एक उज्जवल भविष्य देने का रास्ता प्रशस्त हो। तो हमारा तो मानना है कि ये डील भी बड़ा फेयर है दोनों के लिए। और यूएस के साथ जो डील आप बता रहे हैं, जितने आप आशावान इस डील को लेकर थे, उतने ही वो भी है कि जल्दी होगा? जल्द हो जाएगा और हमारे रिश्ते इतने मजबूत है यूनाइटेड स्टेट्स के साथ और हर क्षेत्र में, चाहे डिफेंस पार्टनरशिप हो, चाहे हमारे आर्थिक पार्टनरशिप हो, निवेश की पार्टनरशिप हो, एक प्रकार से दोनों डेमोक्रेसीज विश्व के बहुत प्रमुख स्तंभ है विश्व की अर्थव्यवस्था के, और यूएसए और भारत के बीच एक अच्छा एग्रीमेंट हो, ये दोनों देशों के लाभ के। आप ट्रेड के एंगल से, चूंकि आप कॉमर्स मिनिस्टर हैं, आप ये कहेंगे, लेकिन यही बात अगर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर से पूछा जाए तो उनके लिए दिक्कत होगी कि डोनाल्ड ट्रंप सीज फायर को लेकर लगातार जो ये कर रहे हैं, वो आपको नहीं लगता इसमें कहीं बाधा है? मुझे लगता है कि कूटनीति को डॉक्टर जयशंकर देखते हैं, मैं अर्थव्यवस्था से संबंधित और व्यापार से संबंधित समझौते को देखता हूं। मैं अपने एरिया को इंडिपेंडेंटली संभालता हूं और एक इंडिपेंडेंटली अच्छा फ्री ट्रेड डील डिलीवर करूंगा। उसी एफटीए से रिलेटेड एक आखिरी सवाल, जिसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, वो ये है कि प्लेइंग दी ऑपोजिशन, मैं आपसे ये 3 सवाल पूछना चाहती हूँ। एमएसएमई, वो कह रहे हैं कि हम अपने डोमेस्टिक मार्केट को कैसे प्रोटेक्ट करेंगे जब हम उनको प्रेफरेंशियल एक्सेस देंगे यूरोप को, क्योंकि हमें निःशुल्क बहुत सारी सामान भेजेंगे तो हम इंपोर्ट भी करेंगे। ऐसे में हम डोमेस्टिक मार्केट को कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, एमएसएमईज को कैसे प्रोटेक्ट करेंगे? दूसरा, उनका कहना है कि इसको मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील्स कह के बहुत ब्लो अप किया जा रहा है, हालांकि ये उर्सुला जी ने पहले किया था, उसके बाद से आप सब बोल रहे हैं। और तीसरा, आने वाले वक्त में, मतलब उनका ये मानना है कि कहीं ऐसा ना हो कि हम एक खिलौना बन के उनके लिए रह जाएं और वो ज्यादा फायदा उठा ले जाएं, वो विकसित देश। ये तीन कमजोर सोच के लोग हैं, ये उनकी सोच दर्शाता है। अब आप एमएसएमईज को देखिए, हमारी पर कैपिटा इनकम लगभग $3,000, $3,000, उनकी पर कैपिटा इनकम लगभग $50,000। हमारे कौन सी एमएसएमई को उनके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे वो compete कर पाएंगे, आप सोचिए। हमारे ऑटो पार्ट और इंजीनियरिंग इंडस्ट्री के साथ जब मैंने चर्चा की, वो बोले आप हमें वहां जीरो ड्यूटी एक्सेस दिला दो, हम तो बहुत फायदे में रहेंगे। आप भारत की चिंता मत करो, हमारे पास इतनी क्षमता है कि हम कभी भी उनके कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग से कम दाम पे अच्छी गुणवत्ता का सामान बना सकते। हमारी ऑटो इंडस्ट्री को देख लो, और जिस पे काफी एमएसएमई निर्भर होते हैं। हमने 90% जो भारत में गाड़ियां बिकती है, उसको तो पूरा ट्रेड डील के बाहर ही रखा। बाकी को भी 14 साल में 2.5 लाख का कोटा दिया। अब 14 साल बाद तो भारत में 2.5 करोड़ गाड़ियां बिकेंगी, 1.5 करोड़ 2 करोड़ गाड़ियां बिकेंगी। आगे चल के जो भारत की मार्केट डिमांड बढ़ने वाली है, उसमें ये 2.5 लाख के कोटा से कोई भारत के मैन्युफैक्चरिंग को हर्ट नहीं होगा। उल्टे वो स्वयं कहते हैं यूरोप के मैन्युफैक्चरर्स,
कि हम यहाँ पे सप्लाई करके compete कर ही नहीं पाएंगे आपके मैन्युफैक्चरर्स। हमें जो कोटा चाहिए वो टेस्ट मार्केटिंग के लिए चाहिए। भाई हमारे 4 मॉडल है, हम 5-5 हजार गाड़ियां 4 मॉडल की भेजेंगे, देखेंगे भारत की टेस्ट के हिसाब से भारत के लोगों की पसंद क्या है, और जो हमें दिखेगा जिसमें स्कोप ज्यादा है अल्टीमेटली भारत में ही मैन्युफैक्चर करना पड़ेगा। वहां से बेच के हम आपके लोकल मैन्युफैक्चर से स्पर्धा में compete कर ही नहीं पाएंगे। द वेरी फैक्ट के पर कैपिटा इनकम में इतना फर्क है, भारत की एमएसएमई को तो अपने आप में एक रक्षा कवच है कि वहां की कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग हमें compete कर ही नहीं पाएगी। पर हाँ, कई ऐसे इनोवेटिव प्रोडक्ट्स हैं, कई ऐसे बड़े स्पेशलाइज प्रोडक्ट्स हैं जो भारत में नहीं बनते। अब एरोप्लेन भारत में नहीं बनता है। अब एरोप्लेन वहां से अगर सस्ता आता है तो जो करोड़ों यात्री भारत के प्लेन में सफर करते हैं उनके अगर दाम कम होते हैं तो देश के लिए और उन सब के लिए अच्छा ही है। उपभोक्ताओं को अगर कैंसर की दवाइयां सस्ती मिल जाए तो मैं मानता हूं कि वो तो अच्छा ही माना जाएगा। उपभोक्ता खुश होंगे, जो पीड़ित हैं उनके लिए एक राहत होगी। तो इस प्रकार से बड़े सोची समझे रणनीति से एग्रीमेंट बनाया गया। और रही बात जो कमजोर लोग ये भी सोचते हैं कि हम खिलौना बन के रह जाएंगे। आप सोचिए, आपने वर्षों से सुना नहीं है कि बांग्लादेश कैसे $30 बिलियन का टेक्सटाइल बेचता है, वियतनाम कैसे इतना टेक्सटाइल बेचता है, भारत क्यों नहीं ये मार्केट में बढ़ पाया। उनकी $250 बिलियन की टेक्सटाइल मार्केट है, इंपोर्ट करते हैं, मार्केट तो और बड़ी, इंपोर्ट 250 बिलियन का, भारत से सिर्फ 7 बिलियन का जाता है, यानी 3% है उनके बाजार का। क्यों था कि बांग्लादेश जीरो ड्यूटी पे एक्सपोर्ट करता था, लीस्ट डेवलप्ड कंट्री होने के नाते। वियतनाम का FTA था, जीरो ड्यूटी पे एक्सपोर्ट करता, हम 12% ड्यूटी तक पे करते थे, 9, 10, 12 अलग अलग आइटम थे। अब वो सब जीरो हो जाएगा 6-8 महीने में। तो क्या हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इतनी क्षमता नहीं है कि हम और कोई भी देश से ज्यादा हम सामान बेच सकें? मैं तो मानता हूं टेक्सटाइल अकेले $50 बिलियन वहां बेच सकती है। हमारे लोगों को निवेश करने को मौका मिलेगा, हमारे युवा युवतियों को, खासतौर पे महिलाओं को रोजगार मिलेगा, कमाई मिलेगी, और स्किल जैसे जैसे डेवलप होगा तो आमदनियां भी बढ़ेंगी। आज भी तिरपुर में लोग कहते हैं कि आप भेजो लोग, हमें लोगों की कमी है, और वो ट्रेन करते हैं, स्किल डेवलप करते हैं, काम पे लगाते हैं, 6 महीने में दूसरे लोग और ज्यादा तनख्वाह दे के ले जाते। और अब इतनी बड़ी मार्केट खुलने से तो आप कल्पना करिए कितना संभावना है। ठीक है, कैसे प्ले आउट होता है इस पर नजर रहेगी। अब प्ले आउट बड़ा अच्छा होगा और भारत के हित में होगा। रिफॉर्म एक्सप्रेस पर आते हैं, बजट की उम्मीदें। तो ये रिफॉर्म एक्सप्रेस का क्या मतलब है, आप लोग क्या बदलने वाले हैं, और क्या एक पिछली बार जो टैक्स वैक्स में बहुत छूट दी गई थी उससे इतर इस बार रिफॉर्म का अर्थ क्या समझे जनता? आप देखिए, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पिछले कई वर्षों से देश में कितने बड़े बड़े बदलाव ला रहे हैं, कितनी बड़ी बड़ी चीजों में उन्होंने छोटे हो या बड़े हो लोगों को राहत पहुंचाई। मुझे याद है पहले दिन को आप याद करिए जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने कमान संभाली, तब एक छोटी चीज की थी जिसका बड़ा प्रभाव हुआ था। उन्होंने कहा ये नोटरी की जरूरत क्या है, आपको कोई भी चीज सर्टिफाई करनी है, अगर आपका बर्थ सर्टिफिकेट की एक जेरोक्स कॉपी पे आपको नोटरी के पास जाना पड़े, लाइन में खड़ा होना पड़े, पैसे देने पड़े थप्पे के लिए, भाई आप खुद सर्टिफाई कर दो, ये ट्रू एंड फेयर कॉपी है उसकी। छोटी चीज थी पर उसका कितना बड़ा एक मैसेज गया विश्वास का कि प्रधानमंत्री देश का 120 करोड़, उस समय 120 करोड़ जनसंख्या, 120 करोड़ भारतवासियों पे विश्वास करता, और इसीलिए जनता का विश्वास भी उन्होंने कमाया। छोटी बड़ी ढेर सारी चीजें, जन विश्वास बिल, उन्होंने 183 ऐसे प्रावधान थे जिसको एक कानून से डिक्रिमिनलाइज किया कि उनके छोटी गलती के लिए आदमी को जेल ना जाना पड़े। अब जन विश्वास बिल 2 में हमने 350 प्रावधान ऐसे लाए जिससे लोगों को छोटे मोटी गलती के लिए जेल नहीं जाना पड़े। और मुझे पार्लियामेंट्री जॉइंट कमेटी के जो अध्यक्ष हैं वो बता रहे थे अब उन्होंने कुछ और चीजें आइडेंटिफाई किए, कुछ हमारे विभाग ने और भेजा है उनको कि ये भी एग्जामिन करिए, तो शायद ये 700-800 ऐसे छोटे बड़े प्रावधान होंगे जिनको डिक्रिमिनलाइज कर दिया जाएगा जन विश्वास। बहुत बड़ा बिग टिकट कुछ ऐसा अनाउंसमेंट होने वाला है क्या? मैं बजट के लिए पूछ रही हूँ, ऐसे ही आम लोगों की जिंदगी सरल करने के लिए, इंडस्ट्री सरल क्या है? मैं इससे कह रहा हूँ क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का रिफॉर्म एक्सप्रेस तो निरंतर
एक के बाद एक स्पेस को खोला प्राइवेट सेक्टर के लिए, न्यूक्लियर को प्राइवेट सेक्टर के लिए अभी अभी खोला, जीएसटी में इतना बड़ा बदलाव ऑपरेशनली भी और रेट्स भी कम किए गए, इनकम टैक्स 12 लाख रुपए तक और सैलरी अर्नर्स के लिए 12,75,000 तक जीरो ड्यूटी कर दिया। तो माननीय प्रधानमंत्री जी की रिफॉर्म एक्सप्रेस तो बड़ी तेज गति से आगे बढ़ रही है और ये बजट भी उसी दिशा में और रिफॉर्म लाएगा और बदलाव लाएगा, लोगों का ईज ऑफ लिविंग, जीवन भी और सरल करेगा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के प्रति भी और नए आपको सुनने को मिलेंगे। हर दिशा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नजर है, हर एक यथासंभव जो बदलाव लोगों के जीवन को और व्यापार और उद्योग जगत को और बल दे सकता है, गति दे सकता है, उसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी निरंतर काम कर रहे हैं। आपके साथ बैठी हुई पीयूष जी, तो एक तो महाराष्ट्र पर सवाल पूछना ही होगा। हाल में ही बहुत दुखद निधन हुआ उप मुख्यमंत्री अजित पवार का। उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार अब उप मुख्यमंत्री के तौर पे शपथ ले रही हैं। ये किसका फैसला था, कैसे हुआ, बात कैसे आगे बढ़ी, अगर आप बता हमारी महायुति है, तीनों पार्टियां और साथ में अन्य पार्टियां भी हैं हमारी। अजित दादा पवार एक जनता के नेता थे, बहुत ही योगदान रहा है उनके महाराष्ट्र की राजनीति में, गत 40-45 सालों का योगदान रहा है। शुरू से 80s में, अर्ली 80s से वो राजनीतिक क्षेत्र में आए हैं और बहुत बड़ी क्षति हुई है महाराष्ट्र की राजनीति के लिए, बहुत कमी महसूस की जाएगी उनकी। पर उनकी पार्टी का निर्णय था कि सुनेत्रा भाभी अब कमान संभालें, उप मुख्यमंत्री के रूप में उनको नियुक्त किया गया पार्टी के एमएलएस द्वारा। देवेंद्र फडणवीस जी मुख्यमंत्री और एकनाथ शिंदे जी ने स्वागत किया है उसका। 5 बजे शपथ होगी, ये उनके पार्टी का फैसला है। प्रफुल्ल पटेल जी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाली है। दोनों को मैं एक तरफ संवेदना भी देता हूँ, बहुत ही बड़ा हादसा हुआ है उनके परिवार में, उनकी पार्टी में, और हमारी पूरी महायुति को इसका नुकसान होगा। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि वाहिनी के नेतृत्व में एनसीपी आगे निरंतर बढ़ती रहेगी, महायुति का एक अभिन्न अंग है और हम मिलकर जनता की सेवा करेंगे। एक आखिरी सवाल, आज आपने बहुत भावुक होकर अपने पिता को याद किया है, उस बारे में कुछ बोलना चाहेंगे? आपने लिखा है कि वो आज होते तो 100 साल के होते। आज उनकी 100वीं वर्षगांठ है और बहुत कुछ हमने उनसे सीखा। बड़े सरल स्वभाव के व्यक्तित्व थे, जीवन भर उनके रिश्ते सभी के साथ बहुत ही आत्मीयता के रिश्ते रहे। उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ काम किया। 11 अशोक रोड में माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे पार्टी के अखिल भारतीय महामंत्री के रूप में काम करते थे। मेरे पिताजी उनके साथ उनके नेतृत्व में कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी निभाते थे और वर्षों तक उनका राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ाव रहा। पार्टी के साथ जनसंघ के दिनों से 1951 से ही जुड़ाव रहा है और पार्टी के एक निष्ठावान कार्यकर्ता, संघ के एक स्वयंसेवक के रूप में उन्होंने पूरा जीवन सेवा भाव से काम किया। बहुत सारी उनकी विशेषताएं थी जिनसे हमको बहुत कुछ सीखने को मिला। एक प्रसंग आपको बता सकता हूं जिससे आपको उनके व्यक्तित्व के पहचान होगी। 1989 में लोकसभा का चुनाव था, पार्लियामेंट्री बोर्ड बैठी हुई थी, इलेक्शन कमेटी निर्णय ले रही थी कौन किधर से खड़ा होगा। तो एक राजगढ़ करके सीट है मध्य प्रदेश में, जिसमें साधारणतः मुंबई से ही कोई ना कोई जाके कैंडिडेट बन के जीतता था। तभी वसंत कुमार पंडित मुंबई से वहां जाके जीते थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने थे और उनका निधन हो गया था। तो 89 चुनाव में वो कैंडिडेट जब ढूंढ रहे थे तो लालकृष्ण आडवाणी जी ने शायद मीटिंग में कहा कि वेद जी कोई नाम, वेद जी बोलते थे सब उनको, कि वेद जी कोई नाम बताओ, ये तो वहां तो कोई लोकल है नहीं, आप मुंबई से कोई नाम बताओ किसको लड़ाया जाए।
पापा ने कहा मेरे पास कोई नाम नहीं है, आप लोग तय कर लो। तो शायद अटल जी ने या आडवाणी जी ने किसने पता नहीं कहा, बेद जी आप ही लड़ लो ये सीट। पापा ने कहा नहीं मैं नहीं कोई लोकसभा वगैरह में मैं कहा लड़ूंगा, और बात खत्म हो गई। और फिर जब सीट्स अनाउंस हुई, डिसीजन आया पार्लियामेंट्री बोर्ड का, तो उनका नाम राजगढ़ सीट के लिए आ गया कि वो बीजेपी के कैंडिडेट होंगे राजगढ़ से। तो क्योंकि पार्टी ने निर्णय ले लिया था तो उन्होंने, और समय बहुत कम था, तो मुंबई गए, जो कागजात तैयार करने होते हैं वो करके वो राजगढ़ की तरफ निकले थे गाड़ी से, क्योंकि कोई और तरीका नहीं था समय पे पहुंचने के लिए। तब श्रद्धेय भावराव देवरस को पता चला कि, और उन दिनों भावराव जी हमारे पार्टी का जनसंघ के काम पे चिंता करते थे, देखते थे, और उनका हमारे परिवार पे पूरा प्रभाव था। हम सब, पूरा परिवार, मेरे पिताजी हो, हमारे सब बच्चे हो, भावराव जी के मार्गदर्शन में, उनके आशीर्वाद से, और उनका एक पारिवारिक संबंध था, और हम वही करते थे जो भावराव जी हमें सबको कहते थे। तो भावराव जी ने फोन किया कि वेद जी ये क्या है, मैं सुन रहा हूं आप लड़ने वाले हो, आपको भी पार्टी का काम करना है, आपको चुनाव नहीं लड़ना है, और कोई पार्लियामेंट में जाना है वो आपका काम नहीं है। तो आधे रास्ते से उन्होंने गाड़ी घुमाई और वापस आ गए, सिर्फ एक मैसेज पे कि भावराव जी ने कहा है कि आपको लड़ना नहीं है। ये डिसिप्लिन, ये जो भारतीय जनसंघ और संघ और आज भारतीय जनता पार्टी में जो डिसिप्लिन है, ये जो हम सब कार्यकर्ताओं के लिए एक प्रकार से रोल मॉडल्स हैं, ये दर्शाते हैं इस पार्टी की स्ट्रेंथ, इस पार्टी की निष्ठा अपने पक्ष की तरफ, अपने देश की तरफ। और फिर और प्यारेलाल खंडेलवाल जी को वहां से लड़ाया गया, वो जीत के आए वहां से, पापा पार्टी का काम करते रहे। 96 में जाके तय हुआ भावराव जी द्वारा कि उनको राज्यसभा में जाना, और उसी से जोड़ के अगर मैं देखूं तो मुझे कोई, क्योंकि मैं वेद प्रकाश जी का लड़का हूं, आज यहां नहीं हूं। मेरी मदर 2004 में रिटायर हो गई, हारी नहीं, रिटायर हुई महाराष्ट्र असेंबली से। 2008 में पापा की टर्म खत्म हुई, और 2008 में ही दिसंबर में, 17 दिसंबर को 2008 में कैंसर से उनका निधन हो गया। तब तक मैं मुंबई में एक छोटा मोटा कार्यकर्ता को छोटे मोटे पद तक ही पहुंचा था, जबकि मैं 80s से काम कर रहा था। पर अप टू 2008 I had handled elections at the national level, but कोई पद नहीं, कुछ नहीं, छोटा पद पे काम कर रहा था। वो तो उनके निधन के 2 साल बाद 2010 में पार्टी ने मुझे दिल्ली बुलाया और राज्यसभा में भेजा। तो ये कई बार ये आरोप लगाने की कोशिश होती है कि बीजेपी में भी डायनेस्टिक पॉलिटिक्स है। हम अपने कर्तृत्व से, अपने मेरिट पे और पार्टी की सेवा करते करते आए हैं, और फादर की डेथ के 2 साल बाद पार्टी को कोई ऑब्लिगेशन नहीं थी मुझे एमपी बनाने की या कुछ भी काम देने की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कोई पारिवारिक वजह से नहीं बनाना पड़ा, उन्होंने मुझे मौका दिया, मैंने कोशिश की है सेवा करने की, और ये प्रधानमंत्री जी का बड़प्पन था कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं देश की सेवा कर सके। पीयूष जी, आप आज तक पर आए, तमाम सवालों के जवाब दिए आपने, भावुक भी हो रहे हैं आप अपने पिता की बात करके, लेकिन अभी देखिए आपके लिए लक्ष्य बहुत बड़े बड़े हैं। अभी आपको अमेरिका के साथ भी FTA करना है, जिसके बाद फिर से आपका इंटरव्यू करेंगे। आज तक पर आने के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आज तक देश का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल